हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द बोलचाल टीवी पॉडकास्ट। सो आज हम बेसिकली जुड़ चुके हैं मिस्टर तरुण शर्मा के साथ, जो जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत ही नॉन सोशल वर्कर हैं और उनका एक एनजीओ है एक ज़रिया, जो बेसिकली जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं अक्रॉस JNK और जिनको स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके साथ वो टाई अप करके उनके इलाज में उनकी हेल्प करते हैं। और हम उनसे जानेंगे कि उनके एनजीओ की जर्नी क्या रही, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लोगों को, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या कर सकती है। सो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। और मैं जब भी किसी के साथ बोलचाल स्टार्ट करती हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, आप कैसे हो? सो हाउ आर यू? फाइन, आप बताओ। बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सर, सोशल वर्क जो एक फील्ड है ना, वो लोग चाहते हैं कि हर बंदा सोशल वर्क करे, और स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि सोशल वर्क करे कोई, लेकिन हमारा बच्चा ना करे, कोई और करे। तो आपका वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट क्या था? मतलब आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था या कोई इंसिडेंट आपने देखा हो जहाँ से आपको लगा कि ये मेरे को करना चाहिए? पहले तो मैं बस एक बावे वाली माता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस मान समझा कि इतनी लोगों में और मुझे और मेरी टीम को चुना इस काम के लिए। जैसे आपने बोला कि आज के टाइम पे हर माँ बाप, हर इंसान चाहता है कि समाज सेवा मतलब हो, लोगों का भलाई का काम हो। पर जैसे कि आज के टाइम पे भगत सिंह जी, हर इंसान चाहता है कि भगत सिंह फिर से आए, बिल्कुल, पर अपने घर से आए ये कोई नहीं चाहता, ये कोई नहीं चाहेगा। माँ बाप भी 2 दिन अगर आप सोशल वर्क करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन माँ बाप यही कहेंगे कि बड़ा समाज सेवी का काम हो गया, अब आप घर बैठ जाओ। क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान, हर माँ बाप, हमारे माँ बाप भी यही चाहते थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, किसी भी मतलब उसमें जाए, लाइन में जाए, कि अच्छा काम करे। पर ये कोई नहीं चाहता कि सबसे पहले हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, ईमानदार बने, जिसकी नीयत साफ हो और समाज के लिए काम करे जी, है ना। कोई नहीं चाहता। तो पहले तो मैं बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस लायक मुझे समझा, कि आपने इधर आने का मौका दिया। तो जम्मू वासियों को भी मैं यही कहूँगा कि इनके पेज को ज़रूर मतलब कि शेयर करना, फॉलो करना, क्योंकि बड़े कम ऐसे पेजेस होते हैं, बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना प्लेटफॉर्म होता है और वो इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, बहुत कम होते हैं। तो मैं मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस लायक समझा। और हम भी आपको थैंक करना चाहेंगे कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए हमारे पास। सो सर, मुझे ये जानना है कि आपके पास मेजरली किस टाइप के केसेस आते हैं? कोई स्पेसिफिक एरिया है जिस टाइप के केसेस लेते हो आप, या ऑल ओवर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको रीच आउट करते हो? हमारी टीम रोज शाम को 7 बजे से 9 बजे GMC बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठती है। आज से 7 साल पहले ये मैंने NGO स्टार्ट की थी। बेसिकली ये NGO लुधियाना से है, अनमोल कवात्रा जी चलाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से पंजाब से दूसरी स्टेट जम्मू है जहाँ पे ये NGO हमने स्टार्ट की। सोशल वर्क तो ये मतलब अगर कोई भी समाज सेवी का काम करना हो, ये चीज़ घर से स्टार्ट होती है, क्योंकि घर वाले भी इस लाइन में थे। घर वाले भी कुछ भी मतलब जैसे मिलता था, जैसे कोई भी आता था उनको मतलब हेल्प करते रहते थे। तो वो चीज़ मैं कैच करता था, वो चीज़ देखता था। जैसे स्कूल पढ़ता था, मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल बीडीवाड़ी से हुई है। जैसे जैसे ट्यूशन से आना, पॉकेट में जितने पैसे होते थे, कोई कुछ मांगता था तो मैं क्या करता था, क्या पता खुद रास्ते से क्या पता पैदल जाना पड़े, मैं उनको कुछ चीज़ ला के दे देता था, से दे देता था। तो वहीं से स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने 7 साल पहले ये चीज़ मतलब जम्मू में लाई। ये हमारी NGO का नाम है एक ज़रिया। हमारी NGO का जो मतलब काम करने का तरीका ये है, हम पैसे और चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। जिसने मतलब डोनेशन करनी हो, हेल्प करनी हो, हम उनको क्या करते हैं, शाम को जैसे हमारी सिटिंग है वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर बैठना, वहाँ पे हमने ये रखा हुआ है कि जिसने हेल्प करनी है वहाँ पे आना। तो जब फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया पे हमने वीडियो डाली कि हम ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े कमेंट्स आए, बड़े लोगों ने अपने थे जो फ्रेंड सर्कल सब, अब तूने ये काम करना है। तो कई बार कमेंट भी आने कि बेले हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये वो है। क्योंकि कोई भी अगर आपने इंसानियत के लिए कुछ भी काम करना हो ना आपने, तो उसमें सच्चे मन से नियत साफ रख के कुछ भी करो, उसमें कठिनाई आती जाती है। चाहे आप अपने मतलब पैशन के लिए करो कि मैंने ये चीज़ को करना ही करना है, या कुछ भी करना है, उसमें कठिनाई आएंगी। तो बस ये चलता रहा सफ़र। बड़े लोगों ने बोलना ये वो है, अब तुम बेले हो, ये बेलों का काम है, ये है वो है। घर वाले भी पहले कहते थे कि पढ़ाई कौन करेगा, ये करेगा। पता चल गया वो उनको कि 7 से 9 इसने जाना ही जाना होता है। तो अब घर वालों को भी पता है, जैसे घर वाले बाहर जाते हैं, जब कोई मिलता है कि हाँ आपका लड़का ये वो, तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो पहले बड़ी इस चीज़ में दिक्कत आई, कठिनाई आई। तो जैसे कि टीम हमारी वहाँ पे बैठती है तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं शाम को रोज़, जिसने हेल्प मतलब लेनी होती है। तो हम पहले उनकी पूरी वेरिफिकेशन करवाते हैं कि अगला बंदा जेन्युइन है भी है कि नहीं।
जहाँ का मर्जी केस हो, हमने पहले उनकी वेरिफिकेशन करानी होती है। जब हमें लगे कि जेन्युइन है, कि ज़रूरतमंद है, फिर हमारी टीम उनकी हेल्प करवाती है। तो जैसे आपने बोला कि अब आर्मी स्कूल से आपने अपनी पढ़ाई की है, तो आपको क्या लगता है उसका इन्फ्लुएंस रहा होगा आपके इस सफ़र में कभी? नहीं, जब मैं मतलब वहाँ पे पढ़ता था ना, तो पढ़ने में मैं ऐसा ही था पीछे बैठना, हमने बैक बेंचर से पीछे बैठना। पर जब इंसानियत की बात हाँ, आती थी मतलब बैक कहीं, बेंचर्स की है ये, अलग लोगों की दुनिया बिल्कुल। हाँ जी, जब मतलब जैसे ही इंसानियत की बात आती थी ना, कहीं भी ह्यूमैनिटी की, तो वहाँ पे मतलब सबसे आगे हम ही होते थे कि हाँ कि नहीं, इंसानियत की बात है अपने। जैसे कई बार स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पे एक स्माइल फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन थी, तो हमारे स्कूल वाले क्या करते थे, वो हमें कार्ड दे देते थे कि जो अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, उनके लिए हमें पैसे इकट्ठे करने होते थे कि अगर आपने 500 इकट्ठा किया, आपको कैप मिलेगी, बैच मिलेगा, ऐसे। तो हम क्या करते थे, तो वो उनसे लेते थे, तो हम घर पे सारे इकट्ठे करने पैसे पूसे, तो हमने देने, क्योंकि जहाँ पे इंसानियत की बात आती थी तो हम आगे रहते थे। तो वो चीज़ भी हम करते थे, वहाँ पे भी हेल्प वगैरह करते थे। तो जैसे स्कूल में कई बार वो होते थे, हाउस मीटिंग होने की, आज इस हाउस की बारी है, जैसे गांधी नेहरू वगैरह हाउस होते थे, आज इस हाउस की ड्यूटी है। तो जैसे कभी स्टेज पे बोलना पड़ता था, उस दिन हम छुट्टी मार लेते थे, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, ऊपर ना चढ़ना पड़े स्टेज पे बिल्कुल। तो सर, ये आपने जो एनजीओ स्टार्ट किया या जो भी वर्क स्टार्ट किया इनिशियली, वो आपने अकेले किया या आपकी टीम थी? तो आपकी टीम गैदर अप कैसे हुई, आप लोग इकट्ठे कैसे हुए? क्योंकि आजकल देखो कि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, अगर सोशल मीडिया में बुराई को अगर इंसान शेयर कर सकता है, तो अच्छाई को भी कहीं ना कहीं शेयर होती है, चाहे कम हो, कुछ परसेंट हो। तो हमने एक पेज बनाया अपना सोशल मीडिया पे मैं लाइव आया कि हम ऐसे ऐसे हेल्प करने लगे हैं, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आके जुड़े। तो हमारी टीम सोशल मीडिया, पहले मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जो मेरे साथ रहते थे, Okay. क्योंकि कहीं भी आप ये चीज़ को आजमाना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, कहीं भी ये होता है अक्सर, अगर किसी के जेब में पैसे हो ना, अगर आप 10 फ्रेंड्स को बोलोगे ना मेरे पास पैसे है, गाड़ी है, चलो गेड़ी मारने चले, तो क्या पता 10 को बोलोगे तो क्या पता 20 उधर आ जाएंगे। पर जब इंसानियत की बात आएगी ना, अगर आप बोलोगे ना कि हॉस्पिटल जाना है या किसी की हेल्प करनी है, तो वहाँ पे 10 में से क्या पता 1-2 ही पहुँच पाए, क्या पता वो भी ना पहुँच पाए। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ किया, मेरे दोस्त जो थे सपोर्ट की, उन्होंने कुछ साथ रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 वो भी टूटते गए, तो मैं रह गया अकेला। कई बार क्या करता था, रात को भी मतलब मुझे नींद नहीं आती, रात को भी रोता था कि नया नया स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है, तो अगर कोई बच्चा, कोई पेशेंट आ जाएगा कि मुझे हेल्प करो, कि मैं कहाँ से करूँगा, क्योंकि एनजीओ अगर चलाने से पहले इंसान ये सोचता कि फंडिंग कहाँ से आएगी, एग्जैक्टली। कि फंडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो घर वालों ने बोला कि बेटा कितनी बार ही घर से लगाएगा, जहाँ तो तू कमाता है तब भी है कि घर से भी सपोर्ट थी। तो फिर कई बार ऐसा भी लगना कि कितनी बार ही मैं घर से लूँगा, घर से लगाऊंगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए, कई टीम टूटती गई, जुड़ती गई, तो डोनर्स भी जुड़ते गए हमारे साथ। तो टीम भी जो मेरे साथ बनी थी, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बनी थी। सोशल मीडिया पे हमारी टीम ने, मतलब जो भी लड़के थे, उन्होंने वीडियोस देखी, तो वो हमारे साथ जुड़ते गए, तो ऐसे ऐसे हमारी टीम बनती गई। तब पूरे साल के 365 दिन हमारी टीम आपको 7 से 9 मेडिकल कॉलेज के बाहर मिलेगी, चाहे आंधी तूफान आ जाए, दशहरा हो, दिवाली हो, हमारे सारे दिन त्योहार पहले वहाँ पे मनाते हैं हम बच्चों के साथ, पेशेंट्स के साथ, फिर हम घर पे मनाते हैं। कभी मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान कभी भी, अगर हमें लगे कि किसी को भी लगे कि मेरे मतलब मुझे टेंशन है या कुछ भी है, तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले एक बार जाके हॉस्पिटल का इंसान चक्कर लगाए, वहाँ पे ये चीज़ें एनालाइज करे। एक माँ है, अपने बच्चे की मेडिसिन के लिए वो तड़प रही है। एक बाप है, जिस उम्र में बच्चे ने बाप का सहारा बनना है, और उसी उम्र में एक बाप है जो बच्चे के लिए इलाज के लिए पैसे मांग रहा है। क्योंकि ये चीज़ें मतलब हॉस्पिटल में हमारे साथ बीतती हुई हैं, हमारे मतलब फैमिली में ही। तो वही चीज़ देख के मैंने एक स्टार्ट किया। तो सर ने जैसे मेरे को भी बताया कि उनको 7 साल हो गए ये काम करते हुए, तो मुझे ये भी पूछना है कि अब मैं इसको स्टार्टअप तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बड़ा एक सोशल वर्क और मतलब बड़ा श्रद्धा वाला काम है, जिसका मन नहीं है वो नहीं कर सकता, जो बहुत दिल से लगा हुआ वो ही कर सकता है। तो सर, इसमें फंडिंग कैसे क्रिएट होती है? फंडिंग हमारी ये होती है कि 7 साल हो गया, कि कहना और करने में है ना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज तक 7 साल हो गए, और आज तक हमारी टीम ने कभी किसी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। कई बार मतलब हमारे पास डोनर आते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कि हमने हेल्प करनी है, तो फिर हम उनको टाइम देते हैं। क्योंकि आजकल आप एक पत्थर उठाओगे ना, उसमें से क्या पता 50 समाज सेवक निकलेंगे, ठीक है।
आजकल लोगों ने समाज सेवा कम, बिजनेस ज़्यादा बना चुके हैं इस चीज़ को। कोई पेशेंट आएगा, कहीं से फंडिंग इकट्ठी हुई 10 लाख रुपया, 10 लाख में से अगर 1 लाख रुपया पेशेंट को दिया, 5-6 लाख अपनी जेब में डाला, उधर से पेशेंट भी खुश कि 2 मिनट मेरी वीडियो डाली और मुझे 1 लाख रुपए आ गया, उधर से लोग भी खुश कि हाँ कि हमने डोनेशन कर ली। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ जो कहीं कहते हैं कि हम गुप्त दान करते हैं, हम शो ऑफ नहीं करते। हमारी वीडियोस लोग देखते हैं, वीडियो के थ्रू ही जुड़ते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप एक बार हॉस्पिटल में आओ, एक बार इधर आके देखो कि हेल्प कैसे होती है, क्योंकि हमारा पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है, लाइव हमारा चलता है। अगर किसी ने हेल्प करनी है वो भी लाइव ही होती है कि पेशेंट होगा, हम पेशेंट के घर की पहले वेरिफिकेशन बताएंगे डोनर को कि ये वेरिफिकेशन है, अगर आपको लगता है कि केस जेन्युइन है, अगर ज़रूरतमंद है आप उनकी हेल्प कर दो। क्योंकि कल को मैं भी अगर किसी की हेल्प करने जाऊंगा ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो मेरी मेहनत का पैसा है ना वो गलत जगह लगे, कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। तो इसलिए हमने पूरी वेरिफिकेशन रखी होती है, पूरा मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी होती है हमने कि जिसने हेल्प करनी है वो हॉस्पिटल में आए। एक बार हॉस्पिटल की डोनेशन मायने नहीं रखती, पैसा मैटर नहीं करता, हॉस्पिटल में आके उनको ये एहसास होगा कि असल में दुनिया कितनी दुखी है, कि एक हॉस्पिटल ही एक ऐसा है जहाँ पे पता चलता है। हम तो कहते हैं कि दुनिया में मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, पर जब हॉस्पिटल में जाओ ना तब पता चलता है कि कौन दुखी है और कौन सुखी है। तो हमने वहाँ पे कई बार आते हैं, उन देखते हैं डोनर्स आके कि सही में ये हमारी जो सेवा है सही जगह लग रही है, तो फिर वो वहीं पे आके हेल्प करते हैं। कई डोनर NRI हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उनको मजबूरन जब इंडिया आए हो या उनका फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव हो तो उनको फिर हॉस्पिटल आके ही हेल्प करनी पड़ती है इधर आके। NRIs वैसे भी काफी मतलब आज के जो बिल्कुल NRIs बिल्कुल है वो काफी बिल्कुल कनेक्टेड हैं बिल्कुल इंडिया बिल्कुल से। इस चीज़ के लिए। तो ये जो ऑनलाइन फंड रेजर्स होते हैं इनका मतलब बहुत ज्यादा योगदान होता है इस टाइप का काम चलाने में। अब देखो कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ वायरल हो रही है, लोग क्या करते हैं, जैसे NRI हैं वो क्या करते हैं, देखेंगे कोई भी वीडियो है, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इमोशनल सीन है, ठीक है, तो हम लोग बाबू को हो जाते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं। जम्मू वाले ऐसे भी बड़े इस चीज़ के साथ अटैच होते हैं ना। हाँ वो तो पूरे भारत की हाँ प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या पर मतलब वो चीज़ ये नहीं देखते, हम तो पहले क्या करते हैं, पैसा बड़ा कम हम देते हैं, जहाँ पे पैसा लगना वहाँ पे पैसा लगाते हैं, जहाँ पे गाइडेंस से हेल्प होती है किसी की वहाँ पे हम पेशेंट को गाइड करते हैं। कि हम नहीं चाहते कि जो पैसा गाइड करके मतलब जो चीज़ गाइड करके हो वहाँ पे हम पैसा लगाएं, कि वो चीज़ हम बचाते हैं कि क्या पता कल हमारे पास 50 पेशेंट और आ जाएंगे हेल्प लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास रोज़ के 15-20 पेशेंट होते हैं वहाँ पे बैठे हुए। तो जैसे आप ऑनलाइन फंडिंग की बात की, जैसे कि इमोशनल होके आपने अपनी श्रद्धा से 1000 रुपया डाला, मैंने 500 रुपया डाला, किसी और ने 2000 डाला, 20,000 डाला, जिसने जिसको मतलब जिसने जितनी करनी है हेल्प, ज़रूरत उसको 50,000 की है, आपने नहीं देखा उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं जिसकी वीडियो वायरल हुई है, मैंने नहीं देखा कितने डाले हैं, NRI भाइयों ने नहीं देखा उसके अकाउंट में कितने हैं, उसको कितने की नीड है, 50,000 उसको नीड है, उसके अकाउंट में आ गया 50 लाख। समझ लो मेरे अकाउंट में 50 लाख आ गया, मेरी वीडियो किसी ने डाली कि मुझे कि इस लड़के को तरुण को 10,000 की जरूरत है, इसकी टांग का ऑपरेशन होना है, ठीक है, मेरे अकाउंट में आ गया 10 लाख, जरूरत 10,000 की, अकाउंट में 10 लाख, तो मेरी नीयत बदल सकती है। क्यों ना जो 10 लाख आया उसमें से एक मोहल्ले में अगर एक जरूरतमंद की आपने वीडियो देखी, क्या पता उसी मोहल्ले में 10 और होंगे जिनको नीड होगी। पर कई बार क्या होता है कि जिनके केस वायरल हुए होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है, और जिनके केस वायरल नहीं हुए होते उनकी हेल्प असल में नहीं हो पाती। जिनको जरूरत कम है उनको क्या पता जरूरत से ज्यादा आ जाए, और जिसको जरूरत है असल में उसको क्या पता रुपया भी ना आए। तो यही है कि अगर किसी की भी कोई इंसान हेल्प करना चाहे, चाहे ऑनलाइन फंडिंग के से ही करे, पर पूरी वेरिफिकेशन के बाद कि इसको कितने की नीड है और उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्योंकि आज अगर किसी ने वीडियो डाली, कल किसी और पेज वाले ने उसकी किसी और पेशेंट की डाल दी, और डाल के कितने जरूरतमंद है जो हमारे समाज में है। बस यही कहता हूँ मैं कि पेशेंट को पैसे से पहले उसको गाइड करो। कि बड़ी ऐसी मतलब स्कीमें निकली हुई हैं, जैसे आयुष्मान है, बहुत ऐसी स्कीमें जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। कई बार पेशेंट हमारे पास आता है, वो क्या पता किसी और से मीडिया से हेल्प लेके आया हो, तो हमारे पास भी आएगा हेल्प लेने, पहले हम उनके अकाउंट चेक करवाते हैं, कई बार तो 10-10, 5-5 लाख होता ही होता है, फिर भी वो कहते हैं कि हमारी हेल्प करो। तो हम उनको ये बोलते हैं कि पैसा नहीं देंगे, फ्री में इलाज करा दें। वो कहते हैं नहीं, हमने इलाज कहीं और से ही कराना है, मतलब ज़रूरत भी है, फिर भी डिमांडें भी रखते हैं कि हमने इलाज प्राइवेट से ही कराना है। अब कोई ऑपरेशन के लिए किसी ने बोला कि 5 लाख का होगा, तो वही चीज़ अगर मैं 5,000 में करा दूं, क्या वो सही नहीं है? वो तो बेटर है। हमारे पास एक पेशेंट आया, उनके बच्चे के ना 5-6 दांत टूटे हुए थे, तो
उन्होंने बोला कि हमने दांत लगवाने हैं, तो वो कहीं से पूछ के आए थे, उन्होंने बोला था कहीं 63,000 लगेगा। और जो हमारे डॉक्टर्स थे हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि तरुण मैं 15,000 में इनके दांत लगवा दूंगा। वो कहते नहीं 15 वाले लगवाने, हमें 63,000 वाले ही लगवाने हैं। तो फिर तो वो प्राइवेटली भी जाके लगवा बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं ना, तो उनको मतलब एनजीओ ये के चीज़ आने की मतलब कोई जरूरत नहीं है। मदद भी है, डिमांडें भी रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया से भी यही कहना चाहता हूँ कि पहले पेशेंट को पैसे देने से पहले उनको गाइड करो, लोगों का पैसा बचाओ। क्योंकि हमारे लोग बाबू को हो जाते हैं इमोशनली, है वो पैसा डाल देते हैं, क्यों ना उस पैसे से किसी और इंसान की मदद हो जाए। हाँ, मतलब जहाँ पे एक पैसा बचता है इंसान वहां पे दूसरे पैसा का बचाना जरिया बन चाहिए। जाए मदद का। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पैसा बचता है वहां पे पैसा बचाना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो आप लोग मिसयूज भी तो करते होंगे ना, तो आप फिल्टर आउट कैसे करते हो कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है? अब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, पहले तो हम उनकी घर की इंक्वायरी करेंगे। पहले तो हम यही बोलते हैं कि पहले अपने रिश्तेदारों से, अपने जो भी भाईचारा है उनसे हेल्प लो। हाँ। क्योंकि अगर कल को मेरे घर शादी होगी ना, तो मेरे घर पे अगर मैं किसी के घर कार्ड देने जाऊंगा ना, क्या पता एक कार्ड दूंगा 10 बंदे खाना खाने आएंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं ही कहीं बीमार होऊंगा ना, उस 10 में से कोई भी नहीं कोई आएगा। नहीं आएगा। तो यही हम कहते हैं कि पहले अपने रिश्तेदारों को आजमाओ आप, कि किसी के घर पे फंक्शन हो, खुशी का कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो वहां पे सारे आगे होते हैं ना कि मैं। तो जब किसी के घर दुख आया, कोई टेंशन में, परेशानी में, तब पता चलता है कि अपना कौन है पराया कौन है। तो हम ये कहते हैं पहले अपने रिश्तेदारों को आजमाओ, तो फिर आके जो हमसे होगा तो हम हेल्प करेंगे। तो फिर हम उनके बिल वगैरह भी चेक करते हैं। कई बार कोई पेशेंट बोल देगा कि हाँ जी मेरा 10 लाख लग गया, तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ अगर 10 लाख लगाया तुम हमें 10,000 के बिल दिखा दो, अगर तुमने लगाए हुए हैं तो पैसे तो बिल तो होंगे ही होंगे, बताओ कहाँ से किया। तो वो कई बार वहां से भी पकड़े जाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे मतलब कोई बहुत ही ऊंची पार्टी आ गई हो और मतलब वो भी फिर आपको अप्रोच कर रहे हो अपना इलाज करवाने के लिए, जब वो कहीं जा सकते थे कहीं पे भी प्राइवेट? बड़े ऐसे आते हैं, कई बार पेशेंट आते हैं, क्या बता 70-80 हज़ार का फ़ोन भी हो जेब में। अच्छा। तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर इलाज कराना है, बोलेंगे क्या बता के। एक पेशेंट आया हमारे पास, उसके पास था 13 प्रो मैक्स था, ठीक है। चलो फ़ोन आजकल हर बंदे का, इंसान का शौक होता है। तो मैंने उसको यही बोला कि अगर तेरी मदर बीमार है भाई, चल मैं मदद करूँगा, माँ सबकी माँ एक ही होती है, ठीक है। मैंने उसको ये बोला कि अगर चलो मैं हेल्प कर दूंगा, पहले जो तूने फ़ोन लिया होगा ना, इस फ़ोन को बेच, जब मुझे दे मैं खरीद लेता हूँ, जो पैसा लगेगा 60,000 वहाँ पे जमा करा, उसके बाद जो लगेगा मैं तेरी हेल्प करूँगी। नहीं मैं नहीं बेच सकता। तो अब बताओ उसको माँ प्यारी की फ़ोन प्यारा। बिल्कुल। बड़े तो ऐसे अब बोलने में आए तो 2-10 घंटे लग जाएंगे बोलने में। कि कई बार हमने कहीं कैंसर के बच्चे अडॉप्ट किए थे, कि जितने भी कैंसर के बच्चे हैं छोटे छोटे, कि उनके जो भी ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन होगी, जो भी फाइनेंशियली खर्चा होगा, वो हमारी तरफ से होगा। 3 साल पहले हमने हाँ हाँ। ये मतलब बच्चे वो अडॉप्ट कर लिए थे, 30 बच्चे थे, और आज वो बच्चे 6 बच्चे रह चुके हैं और बाकियों की डेथ हो चुकी है। अब कहते हैं कि नशा नशा नशा, अब जो इंसान नशा करता है उनका क्या हाल होता होगा। और कई छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो कभी नशा भी नहीं किया, उनको भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती है। अब 4 दिन पहले एक बच्चा आता था आतिश करके हमारे पास, उसके साथ इतनी अटैचमेंट हो चुकी थी, उसने डेली हमारे पास आना, शाम को आना, बैठना, खेलना। अब परसों जो उसकी डेथ हो गई, परसों कैंसर की वजह से। तो वही मेरा नेक्स्ट था आपसे सवाल कि किस टाइप की मतलब बीमारी आपके पास सबसे ज्यादा लोग ट्रीट करवाने आते हैं? मैक्सिमम यही आते हैं किडनीज के, कैंसर के। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। एज अब ग्लो। समझ नहीं आती है, पता नहीं क्यों इस चीज़ का इलाज क्यों नहीं है हमारे इंडिया में, कैंसर का। तो सर मेरा सवाल ये भी है कि तो जैसे अपनी खुद की लाइफ में कोई इंसान है, उसकी खुद की इतनी तकलीफ है, तो आप तो बाहर जा रहे हो, आप लोगों की मतलब तकलीफें नहीं देख रहे हो, उनकी मतलब जिंदगियां खत्म होते हुए देख रहे हो, ठीक है। तो अपने ऊपर जैसे आपने आतिश की बात की, आपको अटैचमेंट हो गई थी, तो साइकोलॉजिकली इस पे क्या इफेक्ट होता है? क्योंकि ये आपको पता है एक बार नहीं देखनी है, 2 बार नहीं देखनी है, अब जब तक ये काम चलता रहेगा तब तक देखते रहना। तो आप कैसे डील करते हो उससे? जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, जैसे बच्चे लगा लो आप, मैं अपनी सच बताऊं तो मैं अपनी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पाता जितना हम उन बच्चों के साथ रहते हैं। सुबह अपने कामकाज में, फिर शाम को हॉस्पिटल चले जाना, फिर रात को आके घर वालों के साथ बैठना। घर वालों के साथ भी क्या बैठना, जब तक घर पे जाओ तो मम्मा पापा वेट कर रहे होते हैं, मम्मा मतलब सो जाते हैं। तो इतना टाइम उनको भी नहीं दे पाते जितना हम बच्चों के पेशेंट के साथ हमारा बीतता है। अब सुबह उठेंगे, जब तक हम सोने ना पाए दिमाग में वही चलता रहता है, पेशेंट्स की मेडिसिन करवानी, पेशेंट्स की हेल्प करानी, सुबह से रात तक बस वही चलता रहेगा।
कई बार मतलब सोते हुए भी क्या पता हम बातें ही करते रहें कि बच्चों के बारे में, पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं। एक ऐसे अटैचमेंट हो जाती है अपनी फैमिली, मतलब हम भी उनको एक फैमिली मानते हैं अपनी। तो जब इतनी अटैचमेंट के बाद रोज कोई बच्चे आके हमारे पास आके खेल लें, तो जब वो हमारे सामने से, जब उनको देखेंगे अगला बंदा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि वेंटिलेटर पे है, चलो हम तो थोड़ी देर के लिए उसका मतलब दुख मनाएंगे, या 2 दिन 10 दिन 5 दिन, वो जो फैमिली है, जिस फैमिली के सामने उनका बच्चा चला गया, जिन्होंने उनको पाला, 2 साल से 3 साल से, कई ऐसे बच्चे हैं 3 3 साल से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उन पे क्या बीतती होगी। सर आप कनेक्टेड हो आतिश की फैमिली के साथ अभी? हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात होती रहती है हमारी। जैसे आतिश था हमारे, मतलब जम्मू में हमारे पास कई बच्चे आते हैं, जम्मू में काफ़ी फैमिलीज ऐसे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी केक भी नहीं खाया होता। हमारे पास बच्चे आते हैं, उन्होंने कभी मतलब केक भी नहीं खाया, देखा भी नहीं है केक क्या है, मैं सच बताऊं तो। और हमारी यूथ है, एक एक बर्थडे मनाने के लिए क्या पता 1000 रुपये का, 500 रुपये का केक वेस्ट कर देंगे एक दूसरे का। आजकल मतलब ट्रेंड बन चुका है, जब तक एक दूसरे के मुंह को केक नहीं ना लगा दो, तब तक कहते हैं कि बर्थडे नहीं मनाया जाता, बर्थडे मतलब सक्सेसफुल नहीं रहता है ना। तो वो बच्चे हमारे पास आते थे कि जिन्होंने कभी केक भी नहीं खाया था। जैसे आतिश था ना, आतिश ने हमारे पास आना, आतिश ने कई बार जैसे बीच बीच में सीरियस भी हो जाता था वो, तो अपनी मम्मा को बोलता था, उसको ना पेट में पानी तक हो चुका था, और उसको आंखों में भी मतलब दिखाई देना बंद हो चुका था वो, मतलब सिर्फ आवाज़ पहचानता था कि तरुण भी आए हुए हैं। तो वो आता था कि जब केक खाता था तो वो अपने छोटे भाई थे उनके, उसके, तो वो अपने घर पे बताता था कि मैंने केक, कि मैं उन भैया के पास जाता हूँ, मैं वहाँ पे केक खा के आया था, केक खाता हूँ मैं। तो वो उससे पूछते थे कि केक क्या होता है, मैंने भी खाना है। तो स्पेशल उसकी फैमिली, वो मानसर से भी आगे रहते हैं, स्पेशल फैमिली उधर से इधर लेके आए कि उधर जाएगा तो चलो केक खा लेगा। ऐसी ऐसी फैमिलीज भी हैं। फिर वो आया तो हमने इतनी देर, उसी दिन बर्थडे था किसी का, तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे तक आते हैं, अपने फैमिलीज बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। कपल्स आते हैं, अपनी एनिवर्सरी वहाँ पे मनाते हैं, अपने बच्चों को, फैमिलीज को लेके आते हैं, तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना। तो हमारा भी मतलब एक हौसला बढ़ता है कि अगर ये छोटे छोटे बच्चे, अगर माँ बाप अपने बच्चों को एक संस्कार दे रहे हैं, एक इंसानियत के साथ जोड़ रहे हैं, कि एक ऐसी लोग भी हैं जिनके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते, इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते, तो उनको ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इधर आ सकते। बिल्कुल। तो मेरे को ये भी जानना था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है, कैंसर, किडनी फेलियर्स वगैरह, इनकी बच्चों की क्या साइकोलॉजी होती है, जैसे इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो क्या फील करते हैं बच्चे, क्योंकि तकलीफ में तो होता ही मैं कह होंगे रहा ना। हूँ कि सलूट है इन बच्चों को कि इतनी हिम्मत है। हमें अगर एक ड्रिप भी लगी हो ना, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अपने पे बात लेता हूँ, अगर मैं 2 दिन बीमार भी रहूंगा ना घर पे, तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि पता नहीं कितने दिन बेड के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, कि एक जेल हो जाती है। और वो बच्चे हैं जो 3 3 4 4 साल से, कहीं तो समझ लो जन्म हुआ उसी दिन से, किसी को क्या पता हार्ट में होल हो जाए, लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, कैंसर हो जाए जन्म लेते ही, और वो उस बेड पे, उस हॉस्पिटल में जब तक सांसें ना रुक जाएं तब तक वो मतलब उस बेड पे ही रहते हैं हॉस्पिटल। ड्रिप लग रही है, खून निकल रहा है, और पता नहीं कितना उनकी मतलब कितना हौसला होगा उनमें, कितना मतलब स्ट्रांग होंगे वो, कि जो एक बच्चे आप ले लो, बच्चे एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, कभी इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, और वो 4 4 महीने, साल साल 5 5 साल बेड पे निकाल देते हैं। और हम जैसा 2 दिन बेड पे रहेगा तो टेंशन हो जाएगी बाहर कब निकलेंगे हम। बिल्कुल। सर मेरे को आपको से कोरोना टाइम के बारे में बात करनी है, ठीक है। हम तो सब घर पे ही थे, तो जो भी था फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही दिख रहा था। तो आपका एनजीओ तो एक्टिवली काम कर रहा होगा, बिल्कुल। तो उस वक्त किस तरीके की प्रॉब्लम्स थी? उस वक्त हमें पता चला कि कई ऐसे दरिंदे भी हैं जो अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी कोरोना टाइम पे छोड़ देते हैं। हमने ऐसे केसेस देखे, हमने एक बच्चे को 1 2 बार उठाया हॉस्पिटल से। बच्चे को? हाँ जी, हमने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस लगाई हुई थी वहाँ पे, कि जितने भी डेड बॉडीज होंगी कोरोना की, जितने भी कोरोना के पेशेंट्स होंगे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका संस्कार करवाएंगे, दफनाएंगे, उनको घर तक छोड़ेंगे। और उसी साइड एक और तरफ इतनी बीमारी थी, लोग उस मतलब कोरोना में लोगों ने भगवान को याद किया, आज फिर इंसान पत्थर दिल बन चुका है।
फिर पाप चल रहा है, करप्शन चल रही है, बेईमानी चल रही है। जब महामारी आई तब लोगों को याद आया भगवान का। तो एक तरफ वो ऐसे दरिंदे थे कई जिन्होंने डेड बॉडीज के, कोरोना के पेशेंट का डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल अपना रेट रखा हुआ था एम्बुलेंसेज का। तो हमारे पास केस आया, एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो माँ बाप, उसकी डेथ हो गई बच्चे की, माँ बाप बच्चे को देखने तक नहीं आए, और हमने उसका मतलब कि दफनाया वगैरह, उसका जो भी होता था वो किया। फैमिली, बाप एडमिट है, बाप की डेथ हो गई है हॉस्पिटल के, और फैमिली दिल्ली बैठी है, मुंबई बैठी है, वहाँ से वीडियो कॉल पे अपने माँ बाप को देख रहे हैं। ये हिसाब हो चुका था। और हमें फिर फ़ोन भी आते रहे एम्बुलेंसेस वालों के, आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपने हमारा काम बंद कर दिया, ये कर दिया। पर्सनल थ्रेट्स? बिल्कुल। वो तो चलो अब थोड़ी देर से है नहीं, वो तो हमारा चलता ही रहता है, पर आपको क्यों? ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता नहीं था, कईयों के ये है कि कईयों का बिजनेस बंद हो चुका है इस वजह से। अब कोई मेडिसिन है, कोई टेस्ट है, डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपने टेस्ट, आपने मेडिसिन इसी शॉप से लेनी है, तो क्या पता हम वो पेशेंट को जहाँ से हमें सस्ती पड़े, कॉस्ट, अगर क्या पता वो जो मेडिसिन, वो जो टेस्ट है, वो जो ऑपरेशन का सामान है वहाँ से 20,000 का है, तो क्या पता हम 3-4 हज़ार का लेके दें, तो उनका तो बिजनेस बंद होगा ही होगा। अब कई एम्बुलेंसेस वाले हैं, क्या पता हम फ्री में लेके जाएं, फ्री में करवा दें, तो वो है उनके इतने फ्लैट रेट रखे हुए हैं उन्होंने, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, उनका तो बिजनेस बंद होगा ही है। अब मेडिकल लाइन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम सस्ती करा के देते हैं, तो अब जिनके पास नहीं पहुंच पाते वो पेशेंट, तो उनको होगा ही होगा कि इन्होंने हमारा धंधा बंद करवा दिया। तो जैसे अब मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो अब हम संविधान भी पढ़ते हैं जब, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसमें वो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लोक हितकारी राज्य, ठीक है। तो आपकी बात सुन के लग रहा है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो कम्प्लीटली फेल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि कहाँ ऐसे एकदम से तो चेंज होगा नहीं, तो क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो लोग आप जैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, या लोगों को इन जनरल हेल्प कर सकते हैं? मैं तो 7 साल से ये बोलता जा रहा हूँ कि कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत है, हमारी टीम की ज़रूरत है, हम आगे हैं। चाहे आधी रात को भी कोई फ़ोन करे, अगर आपके पास वॉलंटियर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, टीम नहीं है, क्योंकि आप इमरजेंसी में चले जाओगे ना, इमरजेंसी में क्या पता 3 डॉक्टर होंगे, वहाँ पे 50 पेशेंट होंगे, तो बाद में फिर 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर 50 पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे? एक परिवार वाला इधर से डॉक्टर को खींचेगा, दूसरा वाला उधर को खींचेगा, तीसरा वाला उधर, इतनी देर में 10वें वाले का पेशेंट पूरा हो जाएगा, वो तो थप्पड़ मारेगा डॉक्टर को। इसमें बताओ, कई जगह कई ऐसे डॉक्टर्स हैं 48-48 घंटे हो गया मतलब कि ड्यूटी करते, वो भी कई बार ऐसे परेशान हो जाते हैं, क्या करें। चलो मैं, कई अच्छे डॉक्टर भी हैं, कई ऐसे भी हैं कि किसी को इंसानियत से लेना देना भी नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इधर फेलियर है, स्टाफ उनके पास कम है। इमरजेंसी में एट अ टाइम ज़्यादा नहीं तो 8-10 नर्सिस चाहिए। अब एक नर्स एक को ड्रिप लगा रही है, दूसरे के फैमिली वाला खींचेगा कि इधर भी लगा उधर भी लगा, वो क्या हो जाता है, क्लैश हो जाती है, वहाँ पे लड़ाई बन जाती है। तो वहाँ पे लड़ाई बन जाती है, तो लड़ाई के चक्कर में किसी का परिवार का मेंबर पूरा हो जाए, तो फिर वहाँ पे कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ देखते नहीं है, पता नहीं क्यों। अब कुछ चीज़ें अंदर से मिलती हैं, कुछ चीज़ें अंदर से नहीं मिलती। आयुष्मान बना हुआ है, आयुष्मान पे कहते हैं कि सब चीज़ें अंदर से फ्री मिलती है। अब कुछ चीज़ें देंगे, कुछ चीज़ें बोलेंगे कि आपके कार्ड के ये ख़त्म हो गया, अब आपको 10 दिन बाद मिलेगा, हफ्ते बाद मिलेगा। और हफ्ता, अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे, वो इंजेक्शन लेना होगा, वो हफ्ता थोड़ी अपने परिवार का या फैमिली मेम्बर का वेट करेगा कि हफ्ते बाद इंजेक्शन मिलेगा तो मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, और हफ्ते में अंदर पूरा हो जाए, किसी डेथ हो जाए पेशेंट की, तो कौन जिम्मेवार है? तो आयुष्मान कार्ड के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आयुष्मान कार्ड के ऊपर ये है कि पहले तो पेशेंट्स को ना, कि लोगों को ये चीज़ मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है कि यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से देती है, और तो बाद में क्या पता कुछ बोलेंगे कि जाओ आप बाहर से कराओ। एक एमआरआई होता है, एमआरआई कई जगह एमआरआई 5,000 का होगा, कई जगह 6,000 का होगा, कई जगह 7,000 का होगा। और जो आयुष्मान के ऊपर एमआरआई है वो होता है 2500 का, 2500 का होता है। और उस पर भी वो डेट डाल देंगे आपकी, 2 महीने बाद डेट आएगी एमआरआई की, 3 महीने बाद आएगी, इतने महीने बाद आएगी। अब इतनी डेट में पेशेंट को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार है, मुझे बताओ। वही चीज़ें प्राइवेट में कई बार हम कराते हैं कि पेशेंट का, हम यही चाहते हैं कि सस्ते में और अच्छा इलाज कहाँ पे होगा, तो हम वही प्रेफर करते हैं पेशेंट को। तो अब कई बार हम क्या करते हैं कि हम एमआरआई के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमने कहीं पूछा, उन्होंने 7,000 मांगे, वही चीज़ हमने क्या पता 2500 में वो एमआरआई करा के दूँ, कितना 4500 का 5,000 का मतलब फ़र्क, डिफरेंस।
खुद हिसाब लगाओ। अब क्या होता है कि डॉक्टरों की कमीशनें होती हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपने इधर से ही कराना है, एमआरआई कराना है, इधर से ही कराना है, पे अलग मिलेगी, कमीशनें अलग खानी है, तो फिर कहना है भगवान हमारा भला करो, भगवान कहाँ से भला करे किसी को। तो सर आपका कहीं, जैसे आपने बताया कि आप जीएमसी के बाहर बैठते हैं जी रोज जी, अब टाइम हमें जगह मिल गई है तो 7 वही मैं साल पूछने बाद। लगी थी कि आपको कोई परमानेंट ऑफिस या हाँ एड्रेस जी, या हाँ कोई जी, बिल्डिंग जहाँ पे आप 7 हो साल अभी? हो गए थे, पहले हम शालामार बैठते थे, वहां से हमें निकाला गया, अच्छा। फिर हम बख्शीनगर आ गए थे, जीएमसी के बाहर आ गए थे कोरोना से पहले। तो उसके बाद अब 2 साल पहले भी हमें वहाँ से नहीं, जहाँ पे मेन गेट के बाहर ही बैठते वहाँ से भी हमें निकाला गया कि सब कुछ अंदर से फ्री मिलता, आप क्यों बैठे हुए इधर। फिर हमने जितने भी हमारे पास पेशेंट आते थे हमने सारे अंदर भेज दिए कि इनका फ्री में इलाज कराओ, एक किसी का टेस्ट कराना है, किसी का मेडिसिन लेके देने का, किसी को दे देने ये लेके दो। तो जब वो अंदर गए तो अंदर से यही आया, आवाज़ आई कि आप वहीं पे जाओ, हम इनकी ऐसे हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर वो आ गए। अब कहते हैं कि सब कुछ अंदर से मिलता है, अगर सब कुछ अंदर से मिलता है तो फिर लोग बाहर क्यों आते हैं लेने। एनजीओस क्यों बनती हैं? एनजीओस तभी बनती है कि कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, रीच नहीं कर पाते लोग। बिल्कुल कहीं ना कहीं उनमें कमी है, तभी ये एनजीओस बनती है, तभी लोग खड़े होते हैं। आज के टाइम पे जम्मू में अगर जो नीयत साफ रखे और जो पैसा नहीं खा रहे, बेईमानी का पैसा नहीं खा रहे लोगों का, आज के टाइम पे वो एनजीओस बंद हो जाए ना, तो देखना कितने लोग हैं जिनकी हेल्प नहीं हो पाएगी। फिर देखना एडमिनिस्ट्रेशन कितना काम करते हैं कितना नहीं। कोरोना में एडमिनिस्ट्रेशन को एनजीओस का याद आया कि हाँ जी आप क्योंकि हेल्प अपने करो, हाथ से निकल गया ना सब कुछ। निकल गया, क्योंकि उस टाइम उनको पता चला कि नहीं अकेले कुछ नहीं हो सकता, रल मिलके ही काम हो सकता है। तो अब जब कोरोना निकल गया तो अब कोई नहीं एनजीओ अंदर जाएगी, कोई नहीं बैठेगी, हमें तो अंदर तो चलो जाना तो है ही नहीं है कि अंदर जा सकते, मतलब अंदर बैठ नहीं सकते, बाहर भी गेट के बाहर भी नहीं हम बैठ सकते। तब बड़ी देर के बाद शुक्रिया अदा मैं करता हूँ जो राजेंद्र शर्मा जी है, मेयर साहब है हमारे। 2 साल हमने हर मतलब मतलब हम मिनिस्टर के पास नहीं गए, किसके पास कि कौन से मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के हमने चक्कर नहीं काटे, तो हमारा कोई हल नहीं हुआ था। अब 3 महीने के अंदर हमें मतलब जगह मिल गई है कि जो मेन जगह है हमारी, जहाँ पे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस मेटाडोर रमेशपुरा चौक, वहाँ पे हमें जगह मिल गई है, वहाँ पे टीम बैठ रही है। तो अभी आप उधर सिचुएट हो गए हो या अभी होना है आपको? नहीं हम हो गए हैं, बैठ गए हैं वहाँ अच्छा पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे आपने बताया आप पूरे जेएंडके में हो, हाँ जी, हाँ जी। तो जितने भी दूसरे इलाके हैं जैसे रजौरी, डोडा, कश्मीर टाइप, उधर से कैसे रिस्पॉन्स आता है? जैसे हमारे पास पेशेंट आएगा, हमारे मतलब एक सोशल मीडिया पे हमारा मतलब हर जगह फैल चुका है, हर जगह पता है कि एक एनजीओ चलती है जो बख्शीनगर के बाहर टीम बैठती है। तो हमारे वो कई बार फ़ोन कॉल्स पे हमारे साथ बात कर लेते हैं, तो हमारी टीम का जैसे ऑफिशियल नंबर है, तो हमारे टीम मेंबर बोलते हैं कि जब भी मतलब जम्मू अगर आप आओ तो आपकी जम्मू हेल्प करा देंगे। अगर उनका ट्रीटमेंट रजौरी चल रहा है तो हमारे पास हर जगह के डोनर्स है। अब कई डोनर है जैसे कठुआ है तो वो जम्मू में नहीं पहुंच पाते, रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़ वो नहीं पहुंच पाते। और जहाँ पे उनको किसी को मेडिसिन की जरूरत है, घर पे पेशेंट है जिसके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, फिर हम उनको अपने डोनर्स को कॉल करते हैं, आप पहले जाओ पेशेंट को देखो, अगर लगता है जेन्युइन है कि सच्ची में ज़रूरतमंद है तो फिर आप उनकी हेल्प कर देना, हम वहीं पर उनकी हेल्प करवा देते हैं। तो जैसे रजौरी का पेशेंट, रियासी का पेशेंट हमारे पास आया तो हम क्या करते हैं, पहले उनकी वेरिफिकेशन कराते हैं। हमारी हर जगह मतलब लड़के हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने हमें बोला था कि भैया कोई भी काम होगा हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिर वो हमें क्या करते हैं, उनके घर की वीडियो बना के भेजते हैं, तो फिर हम केस वेरीफाई करते हैं, फिर हम इधर हेल्प करवा देते हैं। आपके पेज पे मैंने देखा था कि जैसे अगर कोई केस आउट ऑफ हैंड हो जाए कि मतलब लग रहा है कि अभी इधर नहीं फिट हाँ बैठ जी, रहा, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जी जो क्या बोलते हैं डीएमसी वगैरह में, पीजीआई में आपके कोलैबोरेशन है, तो उसके बारे में बताओगे कुछ आप? डीएमसी की जैसे आपने बात की, हम डीएमसी में इलाज नहीं करा सकते, हम पहले क्लियर कर दें, ओके। क्योंकि वहाँ पे डीएमसी में जो है क्या पता वो इंजेक्शन एक है, मतलब मैं हर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करता हूँ, वो इंजेक्शन क्या पता है 300 रुपए का बाहर होना, वही डीएमसी में 30,000 का इंजेक्शन होगा। कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला होगा ना वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि वहां पे जो ट्रीटमेंट है ना, वहां पे समझ लो पैसा बहाना है। आप पहले जाओगे, आपके पास लाख रुपया होगा तो आप अंदर एडमिट हो सकते हो, आपके पैसे पहले पर्ची बनेगी, फाइल बनेगी 5,000 की, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद बोलेंगे आप इतने पैसे जमा कराओ, इतने कराओ, इतने कराओ। 5 दिन में अगर एडमिट होगा पेशेंट, 5 दिन में बना देंगे वो 5-10 लाख रुपया बिल। जैसे कि ये एनजीओज हैं, वो बोलते हैं कि हमें एक बार किसी ने बोला था कि हम इनकी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पीजीआई में इनका ट्रीटमेंट कराते हैं, हम अपना इलाज पेशेंट्स का प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में कराते हैं। और वो भी कैसे कराते हैं, क्या करते हैं, जैसे
पेशेंट की वीडियो वायरल हुई, अकाउंट पे 5-10 लाख रुपए आया, वो क्या करते हैं डीएमसी भेज देते हैं पेशेंट को, प्राइवेट में भेज देंगे। 5-10 लाख रुपया, तो waste हो गया 5-10 लाख नहीं बेच के चलो छोड़ो, 5-10 दिन में वो खत्म हो चुका। उसके बाद पेशेंट फिर रोएगा, बोलेगा मेरा इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें एनजीओ वालों ने वहाँ पे भेजा था, वहाँ पे हमारे पास पैसे खत्म हो गए, अब हम क्या करें। तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं पेशेंट को हम पीजीआई भेज देते हैं कि आपका इलाज, आपको 1 रुपया नहीं देंगे हम, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वो भी पेशेंट हमने ठीक करके वापस जम्मू में लाए हुए हैं। ठीक है। हम जैसे इधर से केस, डॉक्टर ने बोला कि आपका केस कि पेशेंट को रेफर कर दिया पीजीआई में कि चंडीगढ़ एम्स में चले जाओ, हम पहले उनको पूछ लेंगे कि अगर आपने ट्रीटमेंट करवाना है, हॉस्पिटल हमारा होगा जहाँ से हम मर्जी करवाएं, और पैसे भी हम देंगे इलाज का, हमने बस सिर्फ आपने वहाँ पे जाना है। अगर आप मंजूर हो जाने के लिए तो चले जाओ, नहीं तो हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि हम पेशेंट का इलाज करा सकते हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बड़ी हैवी बातें होंगी। अब एक लाइट सवाल है मेरा आपसे कि जैसे मैंने अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, और लेकिन जब मैंने आपका अकाउंट देखा आप प्योर डोगरी में बात करते हो, है ना? हाँ जी, और आपकी हिंदी में भी झलकता है वो। तो आपको लगता है कि मतलब डोगरी के माध्यम से आप जेएंडके में ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो और मैं डोगरी से क्या बोल रहा हूँ, हर इंसान बोलो आता बोलो, कि क्योंकि मेरे को ऐसे समझ आती है लेकिन ऐसे फ्लुएंटली बोलनी चलो नहीं कोई आती। गल नहीं, हर इंसान आता कि मैं डोगरा। अब कई बार क्या होता था, छोटे होंदे क्या होंदा हा, साढ़े मम्मा ही आखदे मोया कौन आखना ग्राइयां तू डोगरी बोला तुसें आर्मी स्कूल पाया था तो तुस डोगरी च गल करा जी है वो है। अब आप पंजाब में चले जाओगे ना तो समझ लो पंजाब चलिए, पंजाब दे विच भावें कोई IAS अफसर भी होग ना, वो भी पंजाबी दे विच गल करग। तुस DMC लुधियाना चली जागे ना, मैं बड़े बारी उत्थे गेदा कि मेरे रिश्तेदार मासी वगैरह एडमिट है, मैं DMC गया, मैं डॉक्टर कन्नै हिंदी च गल करा था, अगर डॉक्टर अगे HOD डॉक्टर एक लेडी वो मेरे कन्नै पंजाबी च गल कराए, तो मिगी इन्नी खुशी हुई कि वो अपनी एक लैंग्वेज गी, अपनी एक भाशा गी, भावें जिन्ने मर्जी पढ़े लिखे दा है, वो अपनी एक भाशा गी उप्पर तक पहुंचा देन कि हाँ भाई अस प्राउड है सानू पंजाबी होने पर। हुण साढ़े जम्मू दे विच केई आखदे अस डोगरे हां, ते फिर तुंदे कोला डोगरी क्यों नहीं बोली सकदी। वो कई साढ़े जम्मू दे विच सैलीब्रिटी ने कलाकार ने, भावें उन्हें पता चली जाग मैं इ'यां आखना चाहना, गल करना चाहना मैं जनरली कि आखदे डोगरे हां पर बिच भी वो पंजाबी मिक्स करी उठदे ने। अगर तुस डोगरे हो तो फिर डोगरी च गल करदे क्यों शर्म आंदी सानू। और अस अपने आप गी आखने प्राउड टू बी अ डोगरा, ते तुस डोगरी च गल करो ना, कि डोगरी च गल करने की होई जा कि तुसें ग्राईं लब्भना जां तुसें अनपढ़ लब्भना, कि केइयें गी मतलब बेइज्जती महसूस होंदी अपनी भाशा बोलने उप्पर। केह् पता साढ़े जम्मू दा बंदा होएगा ना, ओह् केह् पता पंजाब दी भाशा पंजाबी च गल करग मगर डोगरी नहीं बोलग। चलो हर भाशा अच्छी होंदी है, इक्वल ही होंदी है, पर तुस अगर जम्मू च रौह्ने हो तुस डोगरी च गल करो, डोगरी गी प्रमोट करो। कि अगर एड्डे एड्डे IAS अफसर, एड्डे एड्डे ऑफिसर, एड्डे एड्डे डॉक्टर पंजाब दे विच अपनी पंजाबी भाशा हॉस्पिटल दे विच कुतै भी चली जाओ और वो पंजाबी च गल करी सकदे, साढ़े लोग क्यों नहीं करी सकदे। सानू भी करनी चाहिए अगर जिसी आंदी है, तो जिसी नहीं आंदी उसी सीखनी भी चाहिए। मिगी आंदी नहीं है ते सीख लांगे। तो आप सर को फॉलो कर सकते हो tarun.0077 में। तो सर हमने फंडिंग की बात तो की, जिसमें आपने बोला कि उसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल है। जम्मू में अब एक मीडिया की जो इन्फ्लुएंस है लोगों को हेल्प करने में, ठीक है, वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो आप क्या बोलोगे, वो क्या रोल प्ले करता है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए? मैं कहता हूँ जो जम्मू से दूर की मीडिया ना, जैसे अखनूर की ले लो, रियासी की ले लो, वो हमारे पास क्या पता महीने में एक बार चक्कर लगा लें। पर जो जम्मू की मीडिया ना, कुछ मीडिया में ज़्यादा नहीं कहता, कुछ आते हैं हमारे पास 2 महीने में 5 महीने में आ जाएं, पर जितना अगर मीडिया जो एक रोल प्ले करती है ना इंसानियत के लिए, तो वो इतना हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते, वो पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाते। कहीं अगर कोई मिनिस्टर रिबन काट रहा हो, कहीं इनॉग्रेशन हो रही हो, कहीं कैफे की हो रही है, कहीं भी होगी, तो वहाँ पे मीडिया चले जाती है। पर पता नहीं क्यों जब इंसानियत की बात आती है वहाँ पे क्यों इतना सपोर्ट क्यों नहीं होता मीडिया का। कि अगर मैं तो यही कहता हूँ मीडिया को भी आना चाहिए, जितने भी जम्मू के कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी एक बार आना चाहिए वहाँ पे। क्या पता अगर कल को मेरे 2 लाख फॉलोअर होंगे, है ना, 1 मिलियन हो गए, तो अगर मेरे फॉलोअर किसने बनाया? जनता ने, लोगों ने सपोर्ट किया, है ना, तभी बने। अगर हम लोगों के काम नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा फिर। अब क्या पता कोई सेलिब्रिटी अगर हमारे पास आए तो
उसके जितने फैंस होंगे उनके, तो क्या पता उनमें से अगर 50 बंदे देखेंगे 10 तो उड़ के आएंगे ना किसी की हेल्प करने की। हमारे जो आइडल हैं, हम जिनको मानते हैं, जिनको कॉपी करते हैं, अगर वो आए तो मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं मतलब यही कहता हूँ जितने भी जम्मू के कलाकार हैं कि एक बार आप भी आके किसी की हेल्प करो, जहाँ हॉस्पिटल में आओ, देखो कि क्या कंडीशन होती है वहाँ पे लोगों की, तो क्या पता आपको देख के 10 लोग और आ जाएं वहाँ पे। तो आपको कभी मीडिया प्लेटफॉर्म ने किसी अप्रोच नहीं किया कि हम आपको आपका कंटेंट या जो भी है आपका स्टोरीज जो हैं वो आगे लेके जाएंगे सोशल मीडिया? करते हैं पर इतना नहीं जितना हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये नहीं और है। मांगते हैं उसके बदले में कुछ? हाँ जी। उसके नहीं बदले नहीं में नहीं कुछ नहीं ऐसा ऐसा मांगते कुछ हैं नहीं, लोग? नहीं नहीं कुछ नहीं मांगते। कुछ हैं बहुत अच्छे हैं कि जो हमें अप्रोच करते हैं कि हाँ हम आपके पास आएंगे। मैं ये कहता हूँ अब कई एनजीओज के पास महीने में एक केस आएगा, है ना, तो वो उनकी हेल्प हो जाती है। हमारे पास रोज़ के 10-20 पेशेंट होते हैं, क्या पता किसी की मेडिसिन 10,000 की आनी है, 20,000 की आनी है, किसी के टेस्ट करवाने, किसी के कुछ करवाना है। तो मैं तो मीडिया को ये कहता हूँ कि हमें ना अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत है, ना हम डालते हैं। कि मीडिया को मैंने बड़ी बार मैंने मीडिया को भी टारगेट किया, मीडिया को भी बोला कि जिनके केस वायरल हो जाते हैं उनकी तो हेल्प आप करवा देते हो, पर जो मेरे पास पेशेंट 20 बैठे हुए हैं उनके केस वायरल नहीं हुए हैं, तो इनकी हेल्प कौन करेगा? एक बार आके देखो कैसे हेल्प करते हैं, जरूर आओ। पर जितना हमें मीडिया का रिस्पांस मतलब चाहिए, कि जितनी हेल्प चाहिए उतना मतलब हो नहीं पाता, हो नहीं हो पाता नहीं उनको। पाता। तो आप सर को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे tarun.0077 पे। सर और भी अगर कोई हैंडल्स हैं आप उसके बारे में बता दो। हमारा एक अपना पेज है एक जरिया जम्मू करके, और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9797717001। ये 24 आवर चलता है। हमारा टीम मेंबर है मानव करके, और वो इस चीज़ को मतलब हैंडल करता है। मतलब पेशेंट की हमारी टीम है, वो तो काफ़ी बड़ी टीम है, 8-10 मेंबर हैं जो शाम को बैठते हैं वहाँ पे। अर्चित हो गया, सन्नी भी आ गए, कार्तिक अखनूर का टीम मेंबर है, अखनूर जोड़ियाँ वहाँ से इधर आता है। तो काफ़ी लंबी टीम है हमारी, तो शाम को वहाँ पे बैठती है। तो हमने हर टीम मेंबर को अपना अपना काम मतलब डिवाइड किया हुआ। किसी ने मेडिसिन करवानी है, किसी ने इंक्वायरी करवानी है, किसी ने डोनर्स को कॉल करनी है, तो किसी ने कॉल अटेंड करनी है। तो मतलब काफ़ी टीम है। एक तो उन्होंने मतलब टीम मेंबर मतलब अगर मैं टीम ने ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल। कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर एक दीवार होती है ना, वो एक मतलब कि ईंटों के सहारे खड़ी होती है, तो हमारी टीम भी एक दीवार है। एक मतलब उन्होंने मुझे एक बोलने के लिए आगे रखा हुआ है, और जो जो बोलने के पीछे जो मेहनत है ना, वो सारी टीम की है। अब जैसे आतिश की डेथ हुई, क्योंकि कई बार हमारा मतलब कि ये चलता ही रहता है, आज इसकी डेथ हो रही है, इतनी हो रही है, पर इसके साथ की ऐसी अटैचमेंट हो चुकी थी पता नहीं कैसे। पर बहुत दुख हुआ कि हमारी पूरी टीम, जिस दिन हमने मतलब जगह पे जाना था, फर्स्ट डेट था, तो हमने ये सोचा था कि लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ अगर इनाग्रेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसी को बुला लेंगे। हमने ये सोचा था कि हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना, हम पहले उन बच्चों को बुलाते हैं कि वो बच्चे पता नहीं वो कितने दिन है, आज हैं कल नहीं है, कि जो उनको बीमारी लगी हुई है। तो हम ये करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे होगा तो पहले हम बोलेंगे बच्चों को बुलाओ, बच्चे आएंगे, बच्चे केक काटेंगे, तो तभी ये चीज़ आगे होगी। तो हमने यही सोचा था जिस दिन हम अपनी जगह पे जाएंगे तो बच्चों के साथ ही मनाएंगे, पर उस दिन इतना मूड ऑफ हो गया, डेथ हो चुकी थी। तो ऐसा ही रहा। तो बस यही है, मैं जम्मू वालों के आगे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई मिलता है और जो बीमारी कारण चल रहा है, तो उसकी ज़रूर हेल्प करो। ये नहीं है कि जैसे कोई रोड में मिल रहा है उसको 50-100 रुपया दे दिया। लोगों के पास क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी के पास आया, बेगर्स आए, उनको क्या पता 50-100 निकाल के देंगे, और क्या पता वो नशा ही करे। पर जिसको असल में ज़रूरत है, जो खुद भी मेहनत करके कमा रहा है, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का, अपनी माँ का इलाज कराऊँ, वहाँ पर हेल्प नहीं हो पाती। तो मैं यूथ ही आगे यही विनती करता हूँ मैं, कि अगर आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के हमें ज़रूर किसी की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने, भगवान ने हमें दिया, हमें अपने आप में मतलब ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि भगवान ने हमें देने वालों में रखा है, ना कि लेने वालों में रखा है। क्योंकि ये सृष्टि, ये दुनिया भगवान ने बनाई हुई है ना। तो भगवान ने ये भी कहा हुआ कि अगर इस दुनिया में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी है, तो अगर हमने पैसे हैं 4 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को दे दें। तो आज के एपिसोड का मेन पर्पस यही था, मैसेज यही था कि अगर आपके पास घर है, खाना है, एक हेल्दी बॉडी है, माइंड है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, और खुश रहो और लोगों की मदद करो। तो आज के एपिसोड से इतना ही। आप बोलचाल टीवी के जितने भी हैंडल्स हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उससे जुड़े रहिए। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एक और बुलाएंगे और उनकी स्टोरी जानेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।